बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब जितने भी इस क्लास में लोग हैं, इन सबको पता है कि मेडिकल बिलिंग क्या चीज़ है। सबको पता है मेडिकल बिलिंग, मेडिकल कोडिंग क्या चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे डेंटल बिलिंग क्या चीज़ है। देखिए, मेडिकल बिलिंग एक वसी सब्जेक्ट है, उसमें बहुत कुछ आता है। पूरी रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट को हम एक नाम रखा हुआ है उसके ऊपर, डेंटल मेडिकल बिलिंग का। डेंटल बिलिंग एक महसूस स्पेशलिटी के मुतालिक है, जो डेंटिस्ट होते हैं। और ये इतना आसान है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये तो एक डोमेन के अंदर है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता। अगर आपने एक दफ़ा डेंटल बिलिंग सीख ली, तो जहाँ भी आप जाएंगे, जिस भी प्रैक्टिस पे आप काम करेंगे, हो छोटा है बड़ा है, इंडिपेंडेंट प्रोवाइडर है बहुत बड़ा, जिसमें 6 डेंटिस्ट काम कर रहे हैं, हमारे पास एक है, उसी तरह का अगर आपके पास एक है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि नहीं कोई चीज़ उसमें इंशाल्लाह नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस प्रोग्राम में मैंने 2 तरह की HR ऐड की हुई है। एक ही HR ऐसे आती है, जैसे नेमत सर ने देखा होगा डेंट्रिक्स है, जैसे ओपन डेंटल है, एक वन की शेप क्या आती है। और दूसरी जो लेटेस्ट आती है, बिल्कुल जिस तरह की मेडिकल बिलिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, इस तरह के आते हैं, जैसे कर्व डेंटल है। तो इंशाल्लाह दोनों पे आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे, और सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। ये दो आप सीखेंगे तो सारी की सारी सॉफ्टवेयर समझे आपने सीख ली। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे जाते हैं। डेंटल बिलिंग मैंने आपको बता दिया, सिर्फ डेंटिस्ट डेंटिस्ट के मुतालिक होती है। जितना फ़र्क होता है मेडिकल डॉक्टर और डेंटल प्रोवाइडर में, डेंटिस्ट में फ़र्क होता है, इतना उनकी बिलिंग में भी फ़र्क होता है। अगर आपको मेडिकल बिलिंग आती है, जाहिर है यहाँ पर मुझसे सीनियर सीनियर लोग होंगे, मेडिकल बिलिंग आती है और डेंटल बिलिंग आप करेंगे, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि दूसरी दुनिया में आप आ गए। तब हम, क्योंकि यहाँ पर नए लोग भी है पुरानी भी है, तो हम शुरू से बिल्कुल अलिफ बी ते से हम पढ़ेंगे। डेंटल बिलिंग एंड कोडिंग ये महसूस एक काम क्या है, जो डेंटल की ट्रीटमेंट होती है, उनके प्रोसीजर होते हैं, उनको हम एक ऐसे अल्फा न्यूमेरिक कोड में ट्रांसफर करते हैं। जो CPTs होती है, अपने हमने पढ़ा था मेडिकल बिलिंग में कि 2 तरह की होती है, लेवल 1 लेवल 2, हेकपैक कोड्स और CPT। जो CPT होती है सादा, वो न्यूमेरिक में आती है, 5 अंकों के डिजिट होते हैं। और हेकपैक होते हैं, वो अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। डेंटल में भी अल्फा न्यूमेरिक कोड्स यूज होती हैं, जैसे कि DC शुरू होते हैं। इसमें 2 तरह के कोड यूज होते हैं, ADA कोड्स और CDT। ये बहुत ज़रूरी है। ये आप लोग पढ़िएगा साथ साथ। डेंटल बिलिंग एंड कोडिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग डेंटल ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर्स into universally accepted alphanumeric codes for billing and insurance purposes. It's a crucial aspect of managing the financial aspect of dental practices and ensuring proper reimbursement for services rendered. ये इसलिए ज़रूर हम गलतियाँ नहीं करते, और वही जो आप लोग का मेडिकल बिलिंग में पढ़ाया था, ये बस वही डेंटल बिलिंग के लिए। कुछ हम टर्मिनोलॉजीज यूज़ करें, ये शुरू से आप, क्योंकि हम आगे जाएंगे तो हम ये वर्ड्स यूज़ करेंगे, और आप लोगों को फिर परेशानी होगी जो नए लोग हैं। नहीं भाई, याद रखिएगा, यहाँ पर CDT है, करंट डेंटल टर्मिनोलॉजी, जहाँ पर CPT थी, उसी तरह हम यहाँ पर यूज़ करेंगे CDT। वही जो DX कोड हम यहाँ वहाँ यूज़ कर रहे थे, बिल्कुल यहाँ यूज़ करेंगे वही DX कोड, डायग्नोस्टिक कोड्स, जिसको मेडिकल कोडिंग में बोलते हैं ICD-10 कोड, IC9, ये वर्जन होते हैं। ये होते हैं DX कोड होते हैं, लेकिन इसके मुख्तलिफ वर्जन है। आजकल चल रहा है ICD-11। क्लेम हम उस बिल को बोलते हैं, उन पर्चों वगैरह को बोलते हैं, जो हम सारे कागज़ इकट्ठे करके इंश्योरेंस को बेचते हैं। यहाँ पर जो क्लेम फॉर्म होता है, जो हम इंश्योरेंस को बेचते हैं बेसिक, यहाँ पर ADF फॉर्म यूज़ होता है। वहाँ पर हम प्री अथराइजेशन लेते थे मेडिकल बिलिंग में, प्री सर्टिफिकेशन लेते थे। यहाँ प्री सर्टिफिकेशन और प्री डिटर्मिनेशन नहीं चलेगा, यहाँ प्री अथराइजेशन नहीं चलेगा, यहाँ प्री डिटर्मिनेशन चलेगा। प्री डिटर्मिनेशन और प्री अथराइजेशन में क्या फ़र्क है, प्री सर्टिफिकेशन और प्री डिटर्मिनेशन में क्या फ़र्क है, प्री अप्रूवल और प्री डिटर्मिनेशन में क्या फ़र्क है, इंशाल्लाह हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ये खोपे है, खोपे हमने पढ़ा था, एक दफ़ा दोबारा बोलते हैं। कोपे वो अमाउंट होती है जब एक बंदा, एक मरीज इंश्योरेंस के पास जाता है और प्लान खरीदता है, और इंश्योरेंस साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि इतने पैसे मैं दूंगा, इसके ऊपर जो होंगे वो आप देना।
एक बात याद रखिए, इसके ऊपर भी पेशेंट के ऊपर पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और चीज़ है, कोपे एक और चीज़ है। कोपे एक फिक्स अमाउंट होता है। मेडिकल जो डेंटल बिलिंग में इसमें बहुत ज़्यादा कोपे आता है। अगर आप लोग नए हैं और आपने कभी डेंटल डेंटिस्ट के साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, अगर आप हमने एक गलती की थी, अगर आप डेंटिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं परसेंटेज बेस पे, आपको 2% दे रहे हैं, 3% दे रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, नेमतुली सिरप के लिए बहुत ज़रूरी है, कभी भी डेंटिस्ट को ये ना कहा करें कि जो इंश्योरेंस की पेमेंट आएगी उसमें से हम पैसे लेंगे। आपका बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएंगे आप, क्योंकि उनकी जो इंश्योरेंस की तरफ से आएगी वो 100 रुपये होंगे। 70-80 उन्हें पेशेंट से कोपे लिया होता है। इसमें तकरीबन 50-60% ऐसे मरीज आते हैं जिनके 50% कोपे होता है उसी वक्त। मतलब वो 10,000 के क्लेम्स आपको भेज रहे हैं, 6,000 उसने पहले से लिए हुए होते हैं। तो अगर आपका परसेंटेज को और आप इकट्ठे आपने करने हैं, ये बात याद रखें, मरीज से पैसे आपने लेने हैं, उनका एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन आपने करनी है, आपने एस्टिमेट लगाना है कि इसका कोपे कितना है, उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है, आपने उसके क्रेडिट कार्ड से पैसे लेने हैं। अगर वो पैसे नहीं दे रहा, क्रेडिट कार्ड डिनाई हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, नियमित पुलिस सर को पता है इन चीज़ों का। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उन मरीज से कांटेक्ट करते हैं, उनसे कार्ड अपडेट करवाते हैं, उनको रिमाइंडर भेजते हैं, हम उनको कॉल्स करते हैं, प्रॉपर फॉलोअप करके उनसे पैसे निकालते हैं। लेकिन हमने एग्रीमेंट किया हुआ होता है कि इसमें हमारा पैसा है नहीं, बहुत बड़ा लॉस होता है। डिडक्टिबल वही है जो हमने मेडिकल बिलिंग में पढ़ा था, डिडक्टिबल होती है आउट ऑफ पॉकेट हो गई, और साथ साथ आउट ऑफ नेटवर्क हो गई। ठीक है, यूबी भी हमने पढ़ा था, राइट ऑफ हमने पढ़े थे, एचएमओ के प्लान हमने पढ़े वहाँ पर, ईडीआई क्लियरिंग हाउस को बोलते हैं। ठीक है, एचआर भी हमने पढ़ा था, डिनार्स भी हमने पढ़े थे कि डिनार्स हम किसको बोलते हैं। ठीक है, सीओबी एक नई चीज़ आ गई, ईओबी हमने पढ़ा था, आप लोग को याद है। सीओबी हम तब बोलते हैं जब मरीज होता है उसके पास दो इंश्योरेंस हो, एक उसका प्राइमरी हो, एक उसका सेकेंडरी हो। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को उसको सीओबी अपडेट करवा दे। हम अक्सर ऐसे करते हैं कि प्राइमरी को हम क्लेम बेचते हैं बिलफर्जी का, हमारे पास एक इंश्योरेंस है उसका नाम है एटना। मरीज हमारे पास आता है, मरीज का नाम नहीं में, हमने मरीज से क्लेम एटना को भेजा, हम एलिजिबिलिटी यहाँ नहीं ली है जो भी, एटना ने डिनाई कर दिया कि हमारे पास उनका जो इंश्योरेंस प्लान था वो ख़त्म हो गया। हमने सिस्टम में देखा उसके पास एक इंश्योरेंस दूसरा भी है, जो कि वो गार्डियन है या डेल्टा डेंटल है। हमने गार्डियन को भेजा इनका क्लेम, गार्डियन वाले हमें डिनाई करेंगे लाजिम कि भाई आप पहले प्राइमरी का यूबी हमें भेज दे। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, कुछ इंश्योरेंस की जैसे कि मेडिकेड है उसका हम खुद अपडेट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी बिलिंग के हिसाब से हम उनको ईमेल करते हैं। लेकिन तरीका उनका यही है कि हम क्या करते हैं, मरीज को कॉल करते हैं कि भाई आप ऐसे करें, या तो एटना को कॉल करें और अपना प्लान रिन्यू करवा दें। लेकिन फिर उसमें ये मसला आएगा कि उसने इलाज कल करवाया हुआ है और प्लान उसका आज से हो जाएगा तो मसला हो जाएगा। हम उनको कहते हैं कि आप गार्डियन को कॉल करें और अपना सीओबी अपडेट करवा दें कि आपका जो जहाँ पर प्राइमरी अर्जेंट सॉरी गार्डियन के साथ जहाँ आप लोग आपके साथ लिखा हुआ है सेकेंडरी, वो अपडेट करके लिख देंगे प्राइमरी, और फिर हम आपका क्लेम जो है ना गार्डियन को भेज सकेंगे। तो ये एक स्टेटस है जो कि मरीज के रिलेटेड होता है और इंश्योरेंस के उसके प्लान के मुताबिक होता है। फिर हम इंश्योरेंस को बोलते हैं, प्रोवाइडर हम डॉक्टर को बोलते हैं। प्रोवाइडर भी 3 किस्म के होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, रेंडरिंग प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, मैनेजिंग प्रोवाइडर है, सॉरी सर्विस रेंडरिंग प्रोवाइडर है, बिलिंग प्रोवाइडर है, और मैनेजिंग प्रोवाइडर है। यहाँ भी ऐसी है, अगर वो डेंटिस्ट है, अगर वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो भी है। क्लीन क्लेम हम उसको बोलते हैं जो कि जाए और कोई गलती कोई मसले के बाद वो डिनाई ना हो जाए, फेल हो जाए। ई ओ ओ एन का मतलब होता है आउट ऑफ नेटवर्क। आउट ऑफ नेटवर्क हमने पढ़ा था कि हमारा जो डॉक्टर होता है वो तमाम इंश्योरेंस के साथ क्रेडेंशियल हुआ होता है, उनके नेटवर्क में उनके साथ एक रजिस्टर किया हुआ होता है, अपने आप को इनरोल किया हुआ होता है कि मैं आपकी मरीज देखूंगा। इस सूरत में अगर डॉक्टर उस इंश्योरेंस के साथ क्रेडेंशियल नहीं है तो हम उस इंश्योरेंस के लिए नेटवर्क के बाहर है।
आगे समझ, हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि वो हमें पैसे देगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ होता है, यही होता है कि हमारे मरीज देगा करे और कम से कम पैसे हम आपको देंगे। 100 रुपये है, 50 रुपये आप राजी है, ठीक है। तो ये हमारे साथ नेटवर्क हो गए, PPO HMO जिसके तहत भी हमें है। जब हम आउट ऑफ नेटवर्क होते हैं तो फिर हम क्लेम तो भेजेंगे, वो नहीं देगा, तो उसका ये होता है कि या तो हम प्रायर डिटर्मिनेशन वन से लेते हैं, अगर वो नहीं करता तो फिर हम क्या करते हैं, उनके साथ केस भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल में आउट ऑफ नेटवर्क में अगर आप ताकतवर है तो आप इंश्योरेंस से पैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास फ्री टाइम भी है, फ्री स्टाफ भी है, आप तो नेटवर्क में भी ले सकते हैं, अपील वगैरह करके उनको तंग करके, उनकी दूसरी बॉडीज होती है वहां पर मेंशन कर करके, ईमेल करके। लेकिन अच्छे तरीका यही है कि अगर आप आउट ऑफ नेटवर्क है, आप सबसे पहले मरीज की विजिट से पहले, क्योंकि आपसे जो डेंटल बिलिंग है इसमें मरीज को इमरजेंसी वाली नहीं आती, 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले लोगों ने बुकिंग की हुई होती है, हमारे साथ कंप्यूटर में उनका डेटा होता है, हम उनको बताती भी इतनी पैसे साथ लिया आपका इतना इलाज आएगा, उसमें इतना खर्चा आएगा, हम पहले खर्चा बताते हैं। ये बात याद रखिए। एक नई चीज़ आ रही है, मरीज को आने से पहले हमने बताया हुआ होता है। कुछ मरीज आते हैं, अच्छा मेरा हिस्सा बताओ, मेरा हिस्सा कितना आएगा पूरी इलाज पे, हम उनको और विजिट कितने होंगे, टाइम कितना लगेगा, तो ये सारे हम बताते हैं। तो उस मरीज को आने से पहले हम बताते हैं कि आपके 5 विजिट लगेंगे। ये बिलर का काम होता है, ये बात याद रखें, ये बिलर का काम होता है। जब आप डॉक्टर के साथ महीना, 2 महीने, 4 महीने, साल उनके गुजार लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि जो RCT वाले लोग होते हैं, या जो क्राउन वाले लोग होते हैं, जो फिलिंग वाले होते हैं, जो एक्सट्रैक्शन वाले होते हैं, ब्रिज वाले, ऐसे मुख्तलिफ सर्विसेज होते हैं इनके, उनके कितने विजिट होते हैं, कितने दिन बाद विजिट होगा। तो वो डॉक्टर को बताने से पहले हम क्या करते हैं, उनको स्केड्यूल कर लेते हैं कि इस हफ्ते को आपका विजिट है, फिर अगले हफ्ते इस दिन को दोबारा है, फिर एक दो तीन, पहला विजिट उनका आता है, चेकअप होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इन सब में मरीज का कोपया होता है, और वो क्या जानना चाहता है कि मेरे मेरे कितने पैसे बनते हैं, अगर मेरे पास है तो मैं इलाज कर लूंगा ज्यादा। इसमें डेंटिस्ट क्या करते हैं, डेंटिस्ट का भी कभार कोपया छोड़ती भी है, क्योंकि वो इंश्योरेंस ऑलरेडी ले रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा कोपया से उनको आ रहा होता है। ये चीज हमें पहले से पता हुआ होता है कि मरीज की कोपे कितना बनता है, उसका इंश्योरेंस कौन सा है, हम इस इंश्योरेंस का आउट ऑफ नेटवर्क है, इन नेटवर्क है, ये सब हमने देखा होता है। तो अगर हम इन आउट ऑफ नेटवर्क है, हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है, 1 हफ्ता बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो हम उनसे अप्रूवल ले सकते हैं इंश्योरेंस से। बेहतरीन तरीका यही है कि हम उसकी इजाज़त मांगे कि आपका एक बंदा आ रहे हैं, उनके पास कोई करीबी बंदा है नहीं, कहानी कोई डाल लेते हैं, आगे पढ़ लेंगे कैसे। मैक्सिमम अलाउड अमाउंट होता है ये, कि जब आप पॉलिसी खरीदते हैं, ये नहीं है कि भाई आप टीके नहीं हो रहे, आपने 500 रुपये की महीने की पॉलिसी खरीदी और फिर जाके टीके नहीं हो रहे, इंश्योरेंस बस बैठा हुआ है आपके पैसे पूरे करने के लिए। तो इंश्योरेंस का एक लिमिट होता है कि इससे ज़्यादा हम नहीं दे रहे हैं। आउट ऑफ नेटवर्क पेशेंट भी हो सकता है, पेशेंट्स को भी बताया होता है कि आपने इस डॉक्टर के पास जाना है, उसके पास नहीं जाना। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, अगर आपकी टांग में दर्द हो रहा है और आप सीधा जाए हड्डियों के डॉक्टर के पास, उनका फीस भी ज़्यादा होगा, उनका खर्चा भी ज़्यादा होगा, उनकी इलाज भी महंगा होगा, तो इंश्योरेंस को भी महंगा पड़ेगा। आपने गलती कर दी, आपको चाहिए कि आप अर्जेंट केयर चले जाए, वहाँ से रेफर हो जाए और फिर उनके पास चले जाए। अगर आप डायरेक्ट जाते हैं ऐसे डॉक्टर के पास जो आपकी नेटवर्क में नहीं आ रहा, या आप किसी और स्टेट में इंश्योरेंस लिया हुआ है और फिर जाके दूसरे स्टेट में आप अर्जेंट केयर के अलावा स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनके पास अगर आप जा रहे हैं तो आप आउट ऑफ नेटवर्क हो गया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसका भी यही है कि हम प्रियतराइजेशन ले लें। अगर प्रियतराइजेशन हमें नहीं मिलता या हम नहीं ले रहे या बता दें हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम पूरे पैसे मरीज से ले लेते हैं, उसमें मरीज को छूना लगे जो भी लगे। लेकिन कुछ बॉडी जी काम करती है, हमारे केस बना हुआ था वो, अच्छा मेरे को मैंने हर चीज़ इतना उन्होंने मैक्स किया होता है, इतना अजीब व गरीब सिस्टम बनाया होता है कि पीछे वाला के बंदा बीच में ना हैरान हो जाता है, इतना पेचीदा। इसका पीछे सिस्टम क्या है, वहां पर एक कंपनीज है जिसे मेडिकल बिलिंग कंपनीज है, इस तरह वहां पर कंपनीज हैं जो मरीजों के साथ वो मरीजों को ढूंढ ढूंढ के कॉल्स कर रही हैं। आपका बिल कितना आया था, कोपे कितना आया था आपका, कितने अरसे में आपका जो मैक्सिमम है वो मीट कर गया। तो वो क्लेम उनको बेचता है, फिर देखता है कहाँ ज्यादा पैसे तो नहीं लिए, इस सर्विस डाला, अगर उसकी जगह पे ये सर्विस डाला हुआ होता, सारे यार स्पेशलिस्ट होते हैं, तो फिर वो डॉक्टर को तंग करते हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि हमें भेजा करो, डॉक्टर को तंग करके डॉक्टर से भी पैसे लेके उनको भी ये सिस्टम अपना चल रहा है बस। तो एक होता है आउट ऑफ पॉकेट होता है, PPO भी हमने पढ़ा था, एक प्लान होता है जैसे कि HMO है,
सुपर बिल मैंने आप लोगों को दिखाया था, उस पर हमने काम भी किया था कि डॉक्टर जो हमें भेज रहा होता है वो सुपर बिल भेज रहा होता है। सुपर बिल हमें प्रिंट भी भेज सकता है, हम उसको भी सुपर बिल बोलते हैं। जो डॉक्टर हमें डाटा भेज रहा होता है एक्सेल शीट में, वही डायग्नोस्टिक कोड आ गई, वही क्लेम आ गई, नन कवर्ड अमाउंट हो गया। अमाउंट दो तरह का होता है, एक कवर्ड अमाउंट होता है, एक नॉन कवर्ड अमाउंट होता है। कवर्ड अमाउंट वो होता है जो कि हमने इंश्योरेंस से पैसे ले सकते हैं, जो इंश्योरेंस कवर करता है। मेडिकल बिलिंग में इस नॉन कवर्ड का और कवर्ड का बहुत कम वास्ता पड़ता है वहाँ भी। लेकिन डेंटल बिलिंग में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का वास्ता पड़ता है। एक बंदे की 10 CDT है, इंश्योरेंस चले गई, इंश्योरेंस उसमें से सिर्फ एक CDT के पैसे देंगे और कहेंगे बाकी जो 9 CDT है ये इसके प्लान में शामिल नहीं है। चीज़ याद रखें। मेडिकल बिलिंग में एक डेंटल बिलिंग में एक कहानी भी आती है। आपने उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर दी, एलिजिबिलिटी बिल्कुल वो क्या है, अपने क्लेम बनाए, इंश्योरेंस को भेजा, इंश्योरेंस डिनाई कर दे कि सर्विस कवर्ड नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंटल बिलिंग में आती है। आपने कोशिश करनी है कि उसकी जितनी भी सर्विस है एक एक सर्विस वेरीफाई करें इंश्योरेंस के साथ, और उसकी एक एक सर्विस की, हर सर्विस की अपनी कॉपियाँ होती है, हर CPT की अपनी कॉपियाँ मरीज ने देनी है। सब्सक्राइबर हम उस मरीज को बोलते, उस बंदे को बोलते हैं जिसके नाम पे इंश्योरेंस हो। सब्सक्राइबर या मेंबर, मरीज कोई और हो सकता है और मेंबर कोई और हो सकता है। ये हमने उस दिन किया था, सेल्फ लिखेंगे अगर खुद है। ये उन सूरतों में हो सकता है जैसे कि एक मरीज है, वो छोटा बच्चा है, जो पॉलिसी है उसके वालिदैन के नाम पर है, या एक शख्स है, उन्हें शादी की है, जो पॉलिसी है उनके हस्बैंड या बीवी के नाम पर है। या डेंटल बिलिंग में ये चीज़ें कम आती हैं। बाकी जो वर्कर काम और बाकी जो लोग हैं वो उनका सब्सक्राइबर कंपनी होती है, हम वहाँ पर ग्रुप लिखते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी मुख्तलिफ होती है। पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरह का अमाउंट होता है, ये तब हम लेते हैं जब इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करें। PR को पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे हम यूज़ करेंगे। जब इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करता है और कहता है इतने पैसे मैंने दिए हैं, इतने पैसे अब जाके मरीज से ले ले। यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली है, ये कॉपियाँ नहीं है, कॉपियाँ हम मरीज से लेंगे, ख्वाह उनके पास 10 इंश्योरेंस है, 20 इंश्योरेंस है, जो भी है हम उनसे पैसे लेते हैं। हम कभी भी, मुझे नहीं याद कि एक बंदे का कॉपिया है और हमने कभी वेट किया कि क्लेम प्रोसेस हो जाए और फिर उनसे ले। कुछ सर्विसेज में जो मरीज छेड़छाड़ करता है उनसे हम पहले कॉपियाँ नहीं लेते, हम बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक है, कहानियाँ खड़ी करेगा, तो अटार्नी ले आएगा, रिपोर्ट कर लेगा, तंग करेगा। और थर्ड पार्टीज होती है वहाँ जो बॉडीज है क्लेम सेटलमेंट वाले, उनको ले आएगा। तो हम उनसे कॉपियाँ भी नहीं लेते। हम क्या करते हैं, उनका बिल सीधे साधा बनाते हैं, इंश्योरेंस के पास जाता है, इंश्योरेंस उस पर कॉपियाँ हम नहीं काटते, कैलकुलेट भी नहीं करते। सारे के मतलब 100 रुपये है, 100 की 100 हम इंश्योरेंस को बेचते हैं। रिकॉर्ड तो वहाँ भी पड़ा हुआ है, पैसे तो इंश्योरेंस ने देने हैं। इंश्योरेंस क्या करता है, कॉपियाँ भी साथ दे देता है। और जो पेशेंट के ऊपर और चार्जेस आते हैं, कुछ सर्विसेज ये तब आते हैं डेंटल बिलिंग में, ये होता है जो पे ये इवोल्यूशन नहीं है मुंह का चेकअप, इस साल में एक दफ़ा आप कर सकते हैं और 100% फ्री है। आपने चेकअप किया आज, बिल्कुल फ्री था, बिल उनको मिला, ठीक है। अब दूसरी दफ़ा आपके दांत में दर्द हो रहा है, जो डेंटिस्ट होते हैं वो लाजिम लाजिम एक ही जो ट्रीटमेंट प्लान होता है, ट्रीटमेंट प्लान में 10 विजिट है, 5 विजिट है, एक विजिट है, जो भी है, उसमें एक लाजिम वो कंसल्टेशन लगाते हैं, जिसको ये नहीं बोलते, इवोल्यूशनरी मैनेजमेंट बोलते हैं। वो लाजिम लगाते हैं, मतलब विजिट, चेकअप या कंसल्टेशन बोलते हैं। D0120 उसका कोड लगता है, वो लाजिम लगाते हैं। अच्छा, अपने हफ्ता 10 दिन बाद चले गए, दूसरे डॉक्टर के पास चले गए या उसी के पास चले गए दूसरी बीमारी के लिए, तो उसने दोबारा मुंह का चेकअप कर दिया, दोबारा उसने क्लेम बनाया, आपका दांत उसने निकाल दिया। इंश्योरेंस क्या करेगा, दांत निकाला उसके पैसे देगा, आपने उसके ऊपर दूसरा दांत लगाया उसके पैसे भी देगा, लेकिन वो चेकअप के पैसे नहीं देगा, ये कोपेवे में नहीं आ रहा। तो ये हो गई पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो नन कवर्ड अमाउंट होता है वो हम मरीज के ऊपर डालते हैं, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अगर मरीज के पास, हम यहाँ पर एक ईमेल बना के भेजते हैं ईमेल को, ईमेल में हम ये लिखते हैं कि इतना आपका पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, अगर आपके पास दूसरा इंश्योरेंस है सेकेंडरी तो हमें वो दे दिए 24 घंटे के अंदर, अगर नहीं है तो आप कहानी 24 घंटे के अंदर हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, हम यहाँ से काट रहे हैं। समझ आ गए।
तो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोपे में थोड़ा सा फर्क है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि डेंटल बिलर को इन दो चीज़ों का पता हो। वेटिंग पीरियड होता है। नेमत सर, मेडिकल बिलिंग के कितने अरसे में क्लेम होकर आ जाती हैं बाकी जो कमर्शियल इंश्योरेंस होते हैं? मतलब वो प्रोसेस कितने दिनों में अ, करते हैं? जी जी, मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि मेडिकेयर और मेडिकेयर बीसीजीएस नहीं, का मेडिकेयर तो वैसे भी। 7 से 14 दिन लेते हैं, और मोस्टली जो है मतलब 1 मंथ लेता है। बाकी इसमें इस तरह इंश्योरेंस भी है जो मतलब 45 डेज 60 डेज लेते हैं प्रोसेस। लेते हैं, हाँ, 60 डेज लेते हैं। 30 डेज में हाँ, असल में हम उनको रिमाइंडर भेज सकते हैं। जो बिल्कुल। डेंटल है, डेंटल 24 घंटे से लेकर 14 दिन में ये प्रोसेस हो जाते हैं। वो भी हमें कहता है कि विद इन 1 वीक। लेकिन 24 घंटे से लेकर 14 दिन में ये क्लेम प्रोसेस होकर हमारे पास आते हैं। और ठीक ठाक अमाउंट होती है इनमें। आरसीटी है, ये एक इलाज है। और ये आरसीटी का, ये सर वो इलाज है जो हम डॉक्टर के पास नहीं जाती, जहाँ पर वो पहले सुराख करता है कि अरे जड़ी काटे उसने। आप लोगों को पता होगा, कोई डेंटिस्ट भी है इस ग्रुप में अगर, जो हम दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि इसमें दर्द ज्यादा हो रहा है, इसकी मैं जड़ें काटूंगा और इसकी ना फिलिंग करूंगा, कोई ड्रिल वगैरह कर करके। ये यहाँ पर 2000-1500 में लग जाते हैं। अमेरिका में ये आरसीटी की सारी सर्विसेज मिलाकर मेरे हाल में 2400 से लेकर 3000 तक बिल बनता है। $3000 तक, 2400 से ऊपर होता है। एक आरसीटी की जो सीपीटी है वो मेरे हाल में 1600 की 1700 की है। ये किसो की है? मसूद कितनी की है आरसीटी? जी सर, वो 1400 से 2000 तक का होता है सर। हाँ, दे के लिए एक सीपीटी। तो अगर आपका परसेंटेज है तो ठीक ठाक। एक मरीज भी अगर दिन में आरसीटी का आता है तो वो ठीक ठाक तनख्वाह मिल रही है। रिजेक्शन है, जो जब हम शनाख्ती कार्ड बनवा रहे होते हैं, ये हमने पढ़ा भी था उस दिन, उधर भी पढ़ा है। जब हम शनाख्ती कार्ड बनवा रहे होते हैं, एक चाचा बाहर बैठा हुआ होता है और वो हमारे डॉक्यूमेंट, या हम एडमिशन ले रहे होते हैं किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो सबसे पहले एक चाचा हमारे डॉक्यूमेंट देखते हैं, हाँ फोटो पर लगाओ जाओ, ये भर्ती के लिए जाते हैं ऐसे। अब जो चीज़ नहीं है तो वापस करता है। रिजेक्शन वो चीज़ है। और अगर वहाँ से हम पास होकर जाते हैं तो भर्ती में हमारा कद कम होता है या कोई और चीज़ होती है तो वो डिनाइड हो गया। आगे समझ। यहाँ पर हम क्लेम पहले ईडीआई को बेचते हैं, जो कंपनी होती है क्लियरिंग हाउस जिसे कहते हैं। क्लियरिंग हाउस देखता है कि इसके लवाजिमात पूरे हैं कि नहीं है, नाम, मेंबर आईडी। कुछ इंश्योरेंस उसकी मेंबर आईडी में भी, क्लियरिंग हाउस है उसकी मेंबर आईडी और डेट ऑफ बर्थ भी गलत है तो डिनाई करती है, रिजेक्ट करती है ये। और कुछ इंश्योरेंस जो अर्जेंट केयर होते हैं उसके होते हैं, क्या नाम है, क्लियरिंग हाउस होते हैं, उनके पास इतना डेटा नहीं होता। वो सिर्फ देखते हैं कि आपके डॉक्टर की क्वाइफ पूरी है, आपके इंश्योरेंस की क्वाइफ पूरी है, और वो सबमिट कर देता है। अपटम है, अपटम भी क्लियरिंग हाउस है एक। वो तो रिजेक्ट करता है कि आपका जो डॉक्टर है इसका जिप कोड गलत है, तो उसके पास बहुत सारा डेटा है अपटम के पास। तो ये जो चीज़ होती है वो रिजेक्शन होती है। रिजेक्शन और डिनायल को आप अलग-अलग मत देखें, बस सिर्फ एक फ़र्क है उसमें। रिजेक्शन में भी अपने क्लेम दोबारा बना के भेजना होता है, और डिनायल में भी। डिनायल चूंकि उसका रिकॉर्ड बन जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो जब हम उसको सीधा करके दोबारा भेजते हैं तो हम क्लेम का स्टेटस चेंज करके भेजेंगे। कल गालिबन आप लोग को दिखाया था करेक्टेड क्लेम कैसे जाता है, और ओवर्ट कैसे जाता है, रिप्लेसमेंट कैसे जाते हैं। और जब वही क्लेम, वही गलती से इंश्योरेंस हम क्लियरिंग हाउस रिजेक्ट करके हमें बेचता है, तो उसका क्लियरिंग हाउस पे कोई असर नहीं पड़ता। हम बस टी करके दोबारा सबमिट करते हैं। न रिप्लेसमेंट लगाते हैं, न कोई और खतरा उसका होता है। 100 दफ़ा भी भेजेंगे तो उस पर कोई भी हमारी तरफ से ना वो नहीं आएगा कि ये क्लेम डबल हो गया और हम डिनाई कर रहे हैं। लेकिन एक मसला और भी है। अगर एक दफ़ा आपका क्लेम इंश्योरेंस के पास चले गया, उस इंश्योरेंस आपको टाइम दिया होता है, टाइमली फाइलिंग लिमिट। अगर मरीज आ जाता है, हमने पढ़ा था मेडिकल बिलिंग में, मरीज अगर आ जाता है तो इसे 3 महीने में या 6 महीने में, जितने भी दिन बताए होते हैं, 90 दिन में आप हमें क्लेम भेज सकते हैं। मार्च में आया हुआ है, 90 दिन जून में बनती है उसी तारीख को, उससे पहले आप हमें भेज सकते हैं। अगर हमने एक दफ़ा इंश्योरेंस को भेज दिया मई में, तो हमारे पास फिर और टाइम होता है कि हम करेक्टेड क्लेम या अपील कितने अरसे में भेज सकते हैं। 3 महीने, 4 महीने, इस तरह का उनका टाइम और होता है। लेकिन अगर हमने रिजेक्ट एक दफ़ा क्लेम भेजा है, वो रिजेक्टेड है, और उसका टाइम 6 महीने पूरा हुआ, उसके बाद अगर हम भेजेंगे तो इंश्योरेंस कहेगा आपका क्लेम आया ही नहीं है। याद रखिए, रिजेक्टेड क्लेम कभी भी इंश्योरेंस के पास नहीं गए होते, वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो हमें एक दफ़ा, अगर आपका, मेरी पॉलिसी ये थी, बल्कि आजकल पूरी कंपनी की पॉलिसी यही है,
जब हम देखते हैं कि इस क्लेम का तो टीएफएल जा रहा है, अगले हफ्ते तो एक्सपायर हो जाएगा, तो हम एक दफ़ा क्लेम बेचते हैं इंश्योरेंस को, जिस इंश्योरेंस का है, ताकि ये टीएफएल में ना आए। और डिनाई भी करके आ जाए, कोई बात नहीं, हमारे पास फिर 1 साल का टाइम आ जाता है। ब्रिज एक सर्विस है, ब्रिज, जिस तरह सिटी, ये ऐसा सर्विस है। इंशाल्लाह मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा, और आगे जाके ना ग्राफिक्स में हम पढ़ेंगे, जो सॉफ्टवेयर है ग्राफिक्स वाले। ब्रिज एक ऐसा सर्विस है, 2 दांतों के ऊपर वो एक स्लॉट सा छोटा सा लगाते हैं, तो इसको, ये सर्विस है एक ब्रिज, इसकी अपनी चार्जेस होती हैं। जो क्लेम प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस मतलब ये है कि इंश्योरेंस ने प्रोसेस कर दिया। जब हम बोलेंगे प्रोसेस टाइमिंग कितना है, प्रोसेस हो गया, प्रोसेस क्लेम, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पैसे मिले हैं। ये बात याद रखिए, जब इन क्लेम कोई प्रोसेस है, आपको डॉक्टर बोलता है कि हम, मेरे 10 क्लेम प्रोसेस हो चुके हैं, वो दोबारा भेज देता, आप कहेंगे वो तो प्रोसेस हो चुके हैं, क्यों भेजो? नहीं, प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि उसने पैसे दिए, प्रोसेस का मतलब ये कि इंश्योरेंस ने कोई ना कोई एक्शन लिया। दे आर डिनाइड, और आइदर दे आर पेड, दे आर पार्शली पेड, जैसा भी हो, बस इंश्योरेंस ने कोई ना कोई उस पे प्रोसेस कर दिया, कोई ना कोई कर दिया। ग्रुप नंबर, डेंटल बिलिंग में जितनी जरूरी मेंबर आईडी होती है, उतना ही जरूरी ग्रुप नंबर होता है। मेडिकल बिलिंग में ग्रुप नंबर हम सिर्फ वर्कर कैंप वगैरह के पास बेचते हैं, या कोई और मोटर व्हीकल एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उसमें ज़रूरी हो जाता है। लेकिन डेंटल बिलिंग में ग्रुप नंबर इतना ही ज़रूरी है, जितना मेंबर की आईडी ज़रूरी होती है। अगर आपका ग्रुप नंबर गलत है, तो आप इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी भी नहीं ले सकते। फिर हम इंश्योरेंस को बोलते हैं, प्रोवाइडर वही आएगा। रिम्बर्समेंट रेट वो है जो मरीज ने, इसके पैसे डॉक्टर ने कितने देने हैं, इसका फी कितना है, इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, ये है कि मतलब इस आरसीटी का रिम्बर्समेंट रेट हमारे पास 14 से लेकर 2,000 रुपये तक है। तो ये रिम्बर्समेंट रेट हो गया इसका। इमेज, इमेज यहाँ पर हम किसको बोलते हैं? एक्सरे को। ये बात याद रखिए, यहाँ पर एक्सरे को इमेज बोला जाता है। और इमेज एक डिजिटल सेंसर से लिया जाता है। कैसे डिजिटल सेंसर से आगे जाती है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दिखाएंगे आप लोगों को इमेज हम कैसे अटैच करते हैं। ओइड मतलब ये है कि इसको अपने सिस्टम से डिलीट कर दें। जो क्लेम हम डिलीट करवाना चाहते हैं इंश्योरेंस की साइड से, उसको हम ओइड क्लेम बोलते हैं। क्लेम वही वही लफ्ज आ गया है। एक्सप्लेनेशन कोड एक इंश्योरेंस की तरफ से आता है, जब वो किसी क्लेम को डिनाई करता है, तो उस डिनाई की नीचे कोड लिखा होता है। अगर वो हमें पैसे देता है, हमने 100 भेजे हैं, 100 की जगह पे 99 दे रहा है, वो 1 रुपये, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन हमें देगा, कोई रीजन देगा। ये रीजन कोड या एक्सप्लेनेशन कोड बोलते हैं, जिसको आम जबान में यार पे लोग काम को उसको डिनाइल कोड, डिनाइल रीजन बोलते हैं। ये वो कोड होते हैं जो कि ईयूबी पर होते हैं। ये स्टेप्स है जो हम पढ़ेंगे। अच्छा, मेरा कॉल भी लिखा हुआ है यहाँ पर। डेंटल बिलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोसेसिंग पेमेंट्स, इट्स अबाउट ऑनरिंग द कमिटमेंट टू पेशेंट केयर बाय इंश्योरिंग फेयर कंपनसेशन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। अच्छा, ये स्टेप्स है। पहला स्टेप हमारा है पेशेंट डेमोग्राफिक एंट्री। यहाँ पर पेशेंट की डेमोग्राफिक एंट्री और मेडिकल बिलिंग की डेमोग्राफिक एंट्री में फर्क है, तकरीबन 30-40% चेंज है। अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग, अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग आता है प्रैक्टिस मैनेजमेंट में, लेकिन चूंकि मेडिकल कोडर, डेंटल कोडर बहुत कम है, जो डॉक्टर होता है वो सारा काम आपसे लेना चाह रहा होता है। अक्सर एक बिलर होता है, पूरी प्रैक्टिस को देख रहा होता है, तो स्केड्यूलिंग आप नहीं करनी है। फिर मरीज, डॉक्टर आपको 3 बजे उठाएगा, इससे बेहतर है कि आप खुद उसके लिए पूरे साल की स्केड्यूलिंग कर दें। ये अपॉइंटमेंट हम स्केड्यूलिंग सिखाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे ऐड होती है पेशेंट अकाउंट में? यहाँ इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ी सी मुख्तलिफ है मेडिकल के हिसाब से। यहाँ हम एक एक सीपीटी लिखते हैं। फाइल हम कैसे सिस्टम में अपलोड करेंगे, इंशाल्लाह आपको 2 सॉफ्टवेयर पे सिखाएंगे कि हम पेशेंट के अकाउंट जब बनाते हैं, उसमें फाइल हम कैसे अपलोड करेंगे, उसमें फाइल अपलोड करेंगे। इंश्योरेंस कवरेज वेरिफिकेशन, कवरेज वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपने 2 चीज़ें सीखी डेंटल में, अगर आपने इंश्योरेंस वेरिफिकेशन सीखी, अगर आप उनकी चार्टिंग सीखी, ये चार्टिंग है, सर टूथ नंबरिंग, ये 2 चीज़ें अगर आपने सीखी, आपने 70-80% बिलिंग ही सीख ली। ये बहुत ज़रूरी होता है। ट्रीटमेंट प्लान हम बनाते हैं। ट्रीटमेंट प्लान मैंने बताया था आपको, एक मरीज आता है और उसके कई विजिट होते हैं, तो हम उसका पहले, हम ये बात याद रखें, हम इलाज से पहले उसको पूरी फ्यूचर के पैसे भी दे देते हैं कि इतने पैसे आपके बनते हैं, हमें दे दो। और उसको हम पेशेंट को नोट्स देते हैं, पेशेंट के जो बिल निकलता है पूरे के पूरे, उस पर इंश्योरेंस की तरफ से स्टैंप लगाते हैं, उसकी तरफ से, प्रैक्टिस की तरफ से, और उनको देते हैं।
उनको फिर उस हिसाब से छुट्टियां भी मिलती हैं। तो डॉक्टर के एक वो लीगल डॉक्यूमेंट सवर होता है। ट्रीटमेंट प्लान में हम बनाते हैं 5 विजिट के, 6 विजिट के, 7 विजिट के, जो भी। बस मरीज उस दिन आता है, हम उस दिन चार्टिंग करते हैं। चार्टिंग भी हमने पहले किया हुआ होता है कि इसकी ये सर्विस होनी है। सिर्फ हम क्या करते हैं, स्केड्यूल भी किया हुआ होता है, सिर्फ क्लेम बनाकर इंश्योरेंस को बेचते हैं। ये डीआई कोड असाइनमेंट है और फीस शेड्यूल है। फीस शेड्यूल हमने पढ़ा था, आप लोगों को सिखाया भी था। फीस शेड्यूल इंश्योरेंस की तरफ से हमें रेट्स मिलते हैं कि किस सर्विस के किस एडीए कोड के कितने रेट्स हैं, और हम एडीए कोड्स कैसे लगाते हैं, ये आप लोग को सिखाएंगे इंशाल्लाह। कोई 30-40 बीमारियों का आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे, जो ज़रूरी ज़रूरी बीमारी आती हैं। चार्टिंग का मतलब ये होता है कि दांत में दर्द है, दांत के किस हिस्से में दर्द है। दांत के 4 सरफेसेस होते हैं, जो दाढ़ होते हैं, हमारे दाढ़ के दांत, उसमें 4 हिस्से होते हैं। ऊपर अगर देखेंगे उसमें एक प्लस निशान होता है, लकीर होती है, और 4 A A B C D ऐसे। तो उस 4, कुछ मेरे में 5 भी है। तो उन 4 हिस्सों में किस कहाँ पर तकलीफ है, टूटा हुआ है, मिसिंग है, क्या चीज़ है। तो ये हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं एक एक दांत की एक एक चीज़। टूथ नंबरिंग होती है। टूथ नंबरिंग थोड़ी मुख्तलिफ होती है। बच्चों के नंबर और होते हैं, और बड़े के जो होते हैं नंबर और होते हैं। हर दांत का अपना नंबर होता है। यहाँ ये नहीं है 32 दांत है और टोटल तो 8 किस्म के दांत होते हैं, कि 4 किस्म के, दो ऊपर दो नीचे एक जैसे होते हैं, दो दाएं बाएं एक जैसे होते हैं। 4 किस्म नहीं, नहीं, यहाँ 32 दांत होते हैं। एक से लेकर 32 उनके नंबर्स होते हैं, कि 34 है। अच्छा, कोपे कैलकुलेशन, हम कोपे कैलकुलेट भी करेंगे इंशाल्लाह, और कलेक्शन भी करेंगे। हम EHR में कैसे मरीज से पैसे लेते हैं, या हम उनको कॉल कैसे जो भी वो तरीका मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, और कैलकुलेशन भी बताऊंगा। थोड़ी मुख्तलिफ है, कंफ्यूजिंग वाली चीज़ है, तो इस पर इंशाल्लाह हम 1 या 2 क्लासेस इस पे रखेंगे। एक पूरी क्लास रखेंगे इंश्योरेंस वेरिफिकेशन पे, एक पूरी क्लास रखेंगे चार्टिंग पे, और एक पूरी क्लास रखेंगे ट्रीटमेंट प्लान क्रिएशन पे, और एक पूरी क्लास इंशाल्लाह हम रखेंगे कोपे कैलकुलेशन पे। ये एडीए फार्म, जिस तरह के मेडिकल बिलिंग में फॉर्म्स जाते हैं, वो होते हैं, जैसे कि सीएमएस बहुत ज़्यादा जाता है, 2014, 2015, 2016, 2019 की जो भी वर्जन उसकी जाती है, इसके फॉर्म होते हैं एडीए। उस तरह की शक्ल होती है, लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ होते हैं, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से। और क्लेम हम कैसे सबमिट करते हैं, आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि हम डेंट्रिक्स से कैसे सबमिट करते हैं, या ओपन डेंटल जो सॉफ्टवेयर उसे कैसे सबमिट करते हैं, और या हम उसे कैसे सबमिट करते हैं करो हीरो से, डेंटल करो डेंटल वगैरह से। फिर उसके बाद क्लेम पे फॉलो अप हम करते हैं। फॉलो अप कैसे करेंगे, आप लोग इंशाल्लाह एक एक दो दो कॉल करवा लूंगा। EFT अरे यू भी हमने वहां भी पढ़ा था, यहाँ दोबारा पढ़ेंगे। थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, इतना नहीं है, ये आप लोग ज्यादा पहले से समझ आ रहे हैं। उसके बाद का पेशेंट स्टेटमेंट जनरेशन। पेशेंट स्टेटमेंट जनरेशन वो होती है जब हम इंश्योरेंस, हम मरीज हमारे पास आता है और वो अपने हमसे बिल मांग रहा होता है कि मेरा कौन सा इलाज हुआ, मेरे कितने पैसे बनते हैं। तो इसका हम पूरे के पूरा प्रिंट करते हैं। ये बात है, सुपर बिल प्रिंट नहीं करते, एक फॉर्म प्रिंट नहीं करते। ये एक पेशेंट स्टेटमेंट एक रिपोर्ट होती है जो सिस्टम से प्रिंट होता है, और हम मरीज को देते हैं। अगर उसमें हम ऊपर नीचे के पैसे लिखते हैं तो भी गड़बड़ हो सकती है। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट है। पेमेंट हम पोस्टिंग कैसे करते हैं, डिनाइल मैनेजमेंट और अपील हम कैसे करते हैं। डेंटल में अपील बहुत आसान है। डेंटल में अगर सबसे कोई आसान काम है तो अपील है। हम सिस्टम से ही करते हैं अपील। कोई ईमेल नहीं भेज रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पर डेंटल में एक और चीज़ भी है, क्लियरिंग हाउस में आप कभी भी नहीं जाते। अगर करो डेंटल आप यूज़ करें तो आप कभी भी क्लियरिंग हाउस में नहीं जाते। डिनाइल्स भी आपके यहाँ आ जाते हैं, रिजेक्शन भी आपके यहाँ आ जाती है, और अटैचमेंट भी आप यहाँ से बेचते हैं। डिनाई हो गया कि अटैचमेंट बेचते हैं, हम यहाँ से अटैचमेंट एक्सरे लगाकर वापस बेचते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन की ज़रूरत कब होती है, हम कब लेते हैं, किन किन सर्विसेज में लेते हैं, कितने दिन बाद लेते हैं, और वो कितनी दिन तक वैलिड होती है। उस पर अगर हमने एक पॉलिसी का एक मरीज है, वो मेंबर है, हमने उसका प्राइस डिटर्मिनेशन लिया हुआ है, लेकिन फिर उसका एक बेटा आ गया, क्या हम उसका भी उसी प्राइस डिटर्मिनेशन में सर्विस दे सकते हैं कि नहीं। इस सारे सवालों का इंशाल्लाह एक एक आपको जवाब मिलेगा। डिनाइड रिपोर्ट है कि हम डिनर, ये ऐसे होते हैं सिस्टम में, हमें तो नहीं पता होता, हमने 500-600 क्लेम्स भेजे इंश्योरेंस को, अब हमें क्या पता कौन से पेड हो चुके कौन से नहीं हो चुके। तो सिस्टम के अंदर से एक रिपोर्ट निकलती है, मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स निकलती है। रेवेन्यू का अलग रिपोर्ट निकलती है। एजिंग की जो 6-7 महीने 8 महीने में पैसे नहीं मिले उसकी अलग रिपोर्ट निकलती है। डिनर्स की अलग रिपोर्ट निकलती है। पेड
क्लेम्स की अलग रिपोर्ट निकल, मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स होती है, वहाँ से निकलती है। और क्लाइंट को हम कैसे डेली रिपोर्ट बेचते हैं, ये हम शुरू से आगे डेमोग्राफिक एंट्री किया है। तो हम यहाँ से फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और फिर जाके सॉफ्टवेयर में आप लोगों को दिखाएंगे।